हो गई। राम राम भाई सभी लोगों को, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट में आइए, क्या क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइए जल्दी से। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आओ जल्दी से और मुझे ये बताओ, सेशन वाली लास्ट वाली क्लास। हाँ जी, कर दियो ध्यान से। हाँ जी, पहले मुझे ये बताओ, लास्ट वाली क्लास कैसी लगी आप लोगों को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू कर दिया मैंने, और आप लोगों से प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो क्या सोचते हैं आप लोग? और ये सोचो, बहुत ड्रॉप इंडिया वाले टॉपिक के भी ना 20 बार ऑनलाइन सर्च कर कर आके तब क्वेश्चंस रेडी हुए हैं वो। मिला ही नहीं कुछ ऐसा उसमें। सीडीएस का भी क्वेश्चंस कराओ, 100% कराएंगे बिल्कुल। आप लाइव क्लास अटेंड करो ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, 2 या 3 दिन की बात है, अभी आधा घंटे क्लास लेट हो रही है आपका, थोड़ा सा स्टूडियो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए फिर वही फिक्स 4 बजे क्लास होगी। और कोशिश करेंगे 4 से 5:30 का टाइमिंग हम लोग रखेंगे। धुआं करना है इस बार, समझ रहे हो? चारों तरफ ज्योग्राफी ज्योग्राफी होनी चाहिए। ओ बेटे, कोई बात नहीं। अरे नहीं खाता मैं इसको। क्वेश्चन वाला बैच पेड होगा? अरे नहीं, कोई पेड वेड बैच नहीं है। आपको ऐसे ही कराया जा रहा है, वो ऐसा थोड़ी अलग से बैच आ रहा है उसका। ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं सारे करवाएंगे, थोड़ा तसल्ली रखो, धीरे धीरे, है ना? सब कुछ बढ़िया होगा। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा जरूर होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। पहला चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। भारत का भूभौगोलिक विभाजन। फिजियोग्राफिक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट? याद करो पहली क्लास में क्या पढ़ा था हमने, कि फिजियोग्राफिक किसी भी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर का, उसका जियोलॉजिकल, राइट, इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की स्टडी होती है, हम यूं कह सकते हैं। यानी मान के चलो कोई पर्वत है, उस पर्वत की भूगर्भिक स्थिति क्या है, उस पर्वत की पारिस्थितिक स्थिति क्या है, उस पर्वत की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि कंप्लीट स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का जो संपूर्ण अध्ययन है वही फिजियोग्राफिक कहलाता है। अब हमारे भारत में जो फिजियोग्राफी है वो एक जैसी तो है नहीं भाई, जगह जगह अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। जैसे जहां अगर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट हमारा पूरा का पूरा मॉइस्ट रीजन है। वहीं अगर पश्चिमी घाट से हम नॉर्थ की तरफ और आगे की तरफ जाएंगे तो थार का डेजर्ट भी आ जाता है। तो वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर के बड़े स्तर पर मतभेद था। इस बात को लेकर के साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि हमारे इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको लगभग कितने भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो जैसे प्रोफेसर वाडिया का नाम आया, प्रोफेसर वाडिया ने कहा कि मैं तो 3 भागों में विभाजित करूंगा। पहला नदन माउंटेन, दूसरा ट्रांजिशनल प्लेन, और तीसरा साउथ इंडिया।
उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम स्पेट था, मैं करा चुका हूं इसको। और स्पेट ने बताया था कि हमारे भारत को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है, और वो 6 भाग कौन कौन से हैं मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। राइट। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन 6 पार्ट। इसमें लिखेंगे हम भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। और ये 6 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है माउंटेन, दूसरा भाग है प्लेट्यू, तीसरा भाग है आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स, एक है फिर नदर्न प्लेन्स, और फिर नेक्स्ट पड़ता है कोस्टल प्लेन्स। यानी हम बोलेंगे इसको हिंदी में पर्वतीय क्षेत्र है, पठार, द्वीप, तटीय मैदान, है ना। उत्तर का मैदान, ओहो, तटीय मैदान नहीं आएगा नीचे, ये यहाँ आएगा डेजर्ट। मरुस्थल। 6 तरीके से हम अपने भारत को विभाजित कर सकते हैं। ओके। इंडिया के मैप को बनाकर उस पर रिप्रेजेंट कर देंगे कौन कौन से 6 पार्ट हैं। ये तो हो गया पर्वतीय क्षेत्र। ये पूरा का पूरा किस में आएगा? पठारी क्षेत्र में आएगा। इस पठारी क्षेत्र में यहां पे तटीय मैदान, ये भी होगा तटीय मैदान, ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, बीच वाला हो जाएगा ये पठारी क्षेत्र, ये हो जाएगा मरुस्थल, ये हो जाएगा उत्तर का मैदान। ठीक है। अब हमें करना क्या है? एक एक करके इन सभी भागों के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा माउंटेन। ओके, ये पूरा बनाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनसे हमें समझना है कि इन सब में डिफरेंस है क्या। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूं ये क्या हो जाएगा। ये है एक लार्ज स्लाइन वाटर बॉडी, ये है एक बड़ा लवणीय जल भाग, सही है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले भाग की जो हाइट है वो 350 मीटर से ज्यादा है। और शेप कैसी है इसकी, जो शेप है वो है पॉइंटेड, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा हिल, यानी कि पहाड़ी। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ आना जरूरी है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, बराबर है। अब यहां पे आप लोग देख रहे हो ये क्या है, ये है ग्रुप। किस चीज का है ये, ग्रुप ऑफ सेम एज हिल। ये है समान आयु की पहाड़ी का समूह। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रेंज, और हिंदी में कहा जाएगा इसको श्रेणी। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल में क्या आएगा इसमें, जैसे अरावली माउंटेन रेंज, अरावली रेंज है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अरावली के साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे तो विंध्याचल है, सतपुड़ा है। इसका मतलब उसमें सिंगल हिल नहीं है, एक से ज्यादा हिल इन्वॉल्व है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें बेसिकली क्या खास बात है, इसकी हाइट जो होगी 1500 मीटर से ज्यादा होगी। और अगर आकृति पूछी जाती है तो पॉइंटेड होगी, मतलब पहाड़ी जैसा ही है, जहां पहाड़ी की मैक्सिमम हाइट जो है वो 1500 मीटर तक हो सकती है, जबकि इसकी 1500 मीटर से हमेशा कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो तब ऐसी कंडीशन में इसको माउंटेन कहा जाएगा। यानी कि एक माउंटेन और पहाड़ी में जो फर्क है वो फर्क किस बात का है, सिर्फ और सिर्फ हाइट का फर्क है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा माउंटेन चेन। इसे कहा जाएगा पर्वतीय श्रृंखला, जैसे हिमालय है। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्लेट्यू या पठार। प्लेट्यू की अगर मैं बात करूंगा तो इसका अपर पार्ट क्या, ये होगा हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर। और अपर पार्ट कैसा है इसका, फ्लैट है। ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग कैसा हो, समतल हो, इसे क्या कहा जाएगा, पठार कहा जाएगा, ठीक है। अब पर्वतों के बीच में जो समतल भूमि होती है, बात समझ रहे हो ना, पर्वतों के बीच में जो समतल भूमि होती है इसे क्या कहा जाता है, प्लेन्स कहा जाता है।
पर्वतों के मध्य स्थित समतल भूमि क्या कहलाती है? तो इसी को मैदान कहा जाता है। पहले बताओ, इन सब में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे पूरा समझ आ रहा है या नहीं। यानी ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को पता होना जरूरी है। मोस्टली आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि रिवाइज करा दिए जाए। कुछ बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर हमने स्पेशल बैच ले रखा है, तो किसी छोटे छोटे बैच की पूछ रहे हैं, इसका लेना जरूरी है? जैसे अमन का, ये क्या नाम है, किसका कमेंट था अभी? राहुल शर्मा का कमेंट आ रहा है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट के स्पेशल बैच ले रखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी दूसरे बैच की जरूरत है, क्योंकि उससे भी ज्यादा पढ़ोगे क्या और टीचर पढ़ाएंगे क्या? ठीक है राहुल शर्मा, बेफिक्र होके पढ़ाई करो बस। हेडिंग डालो, ओरोजेनेसिस। पर्वत निर्माण। भाई ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर ऊपर की तरफ कोई माउंटेन उठा हुआ है, राइट? अब जब ये माउंटेन ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसके उठने के पीछे कारण क्या हो सकता है? कोई भी एक्सटर्नल कॉज नहीं हो सकता इसके उठने के पीछे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में? इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है तो एक एंडोजेनेटिक प्रोसेस से होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया एंडोजेनेटिक है या एक्सोजेनेटिक है, यानी कि अंतर्जात प्रक्रिया है या बहिर्जात प्रक्रिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया एक अंतर्जात प्रक्रिया है। आगे बात समझ में? क्यों है? क्योंकि इंटरनल एक्टिविटी के कारण ही क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंटरनल एक्टिविटी के कारण ही एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अब माउंटेन का फॉर्मेशन होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझना है। देखो ध्यान से, कैसे समझना है, मैं बिल्कुल एकदम जीरो से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर यहां पे हमें कुछ इसका डिवीजन देखना होगा, और वहीं से आपको पूरा समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि आखिरकार पर्वत बनते कैसे हैं और क्या प्रोसेस है इसके बनने का। अब मान लो कि ये फ्लैट सरफेस है, इससे जब आप 100 किलोमीटर की गहराई में जाओगे, कितने किलोमीटर की में, एक बार सारे लोग अपने मन ही मन में बोलेंगे, कितने किलोमीटर की गहराई में? 100 किलोमीटर की गहराई में। जब हम 100 किलोमीटर की गहराई में होंगे तो तब इस पूरे के पूरे कठोर भाग को क्या कहा जाएगा? इस पूरे के पूरे कठोर भाग को कहा जाता है लिथोस्फीयर। इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल के अंदर यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये वाली जो बेल्ट है, ब्लू कलर वाली, ये वाली जो है, यहां पे इसकी गहराई कितनी? पहली, इसका नाम क्या है? पहली बात तो एस्थेनोस्फीयर। यानी कि
दुर्बलता मंडल। और कितने से कितने तक है ये, तो आपका आंसर होगा ये है 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक। अब इस दुर्बलता मंडल में होता क्या है, यहां पर नेचुरल तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहां पे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियोधर्मी पदार्थ की एक क्वालिटी होती है कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। कब, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो जब इनसे एनर्जी निकलती है तो यहां का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जो टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यहां पर सब कुछ मेल्ट होकर के क्या बन जाएगा, सब कुछ मेल्ट होकर के मैग्मा बन जाएगा। और याद रखना इस मैग्मा में क्या ज्यादा होता है, याद रखना इस मैग्मा में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, इस मैग्मा में प्रेशर भी ज्यादा होता है, दोनों ही चीज ज्यादा होती हैं। ओए एक यहां पे मिस्टेक कर गया हूं मैं थोड़ी सी, इसको स्थल मंडल कहा जाएगा हिंदी में। यानी एक बार दोबारा समझेंगे आप, स्थल मंडल के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, सरफेस स्थल मंडल में आता है। उससे नीचे जब हम जाएंगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक बेल्ट है जो टेम्परेचर को रिलीज करती है। टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा देती है। टेम्परेचर बढ़ने से यहां सब कुछ मेल्ट होकर के क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। अब आगे बहुत ध्यान से सुनना, इस मैग्मा के ऊपर जो ये कठोर चट्टानें यहां पे टिकी हुई हैं, इन कठोर चट्टानों को क्या कहा जाता है, इन कठोर चट्टानों को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट। यानी अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि लिथोस्फीयर के निचले भाग को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट, और इसके नीचे भरा हुआ है मैग्मा। यानी आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि मैग्मा के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट टिकी हुई है, और टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर कौन टिका हुआ है, लिथोस्फीयर टिका हुआ है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बात बराबर है यहां तक। अब ये जो मैग्मा है ना, ये स्थिर नहीं है, ये मैग्मा गति की अवस्था में है। आगे बात समझ में, मैग्मा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गति किसकी वजह से कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से। आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आप गैस पे चाय बना रहे होते हो, तो जैसे जैसे उस दूध का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, चाय खौलने लगती है और उसमें पड़ी हुई चाय की पत्ती चारों तरफ रैंडमली मूवमेंट करने लगती है। तो ऐसे ही जब मैग्मा के तापमान में वृद्धि होती है तो मैग्मा गति करता है। अब आप एक बात सोच कर देखो कि मैग्मा के ऊपर कौन टिका हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट टिकी हुई है। और ये मैग्मा जब गति करेगा तो मैग्मा की गति करने से प्लेट गति करेगी या नहीं करेगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गति करेगी। तो कहने का मतलब यह है मेरा, एक लाइन में सुनेंगे ध्यान से, कि जो मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में भरा हुआ है, टेम्परेचर के कारण यह मूव करता है और यही मैग्मा अपने ऊपर स्थित चट्टानों को पुश करता है, उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में कभी तो प्लेट आपस में टकरा रही होती हैं, कभी प्लेट आपस में दूर हट रही होती हैं, और जब प्लेट में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो इसी से फोर्स अप्लाई होते हैं। जब प्लेट टकराएंगी तो कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा, जब प्लेट दूर हटेंगी तो टेंशनल फोर्स अप्लाई होगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब टेक्टोनिक प्लेट मूव करेगी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं कमेंट में हां या ना लिखेंगे जल्दी से, समझ में आया नहीं आया। यानी कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कोई भी पर्वत कैसे बन सकता है, तो आपका सीधा सीधे आंसर होगा कि सर पर्वत कोई भी तब बन सकता है जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है वो मैग्मा गति के दौरान चट्टानों को आगे पीछे कर दे। अगर आपसे सिंगल वर्ड में यह पूछा जाता है व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट, तो आप बोलोगे टेक्टोनिक प्लेट का मतलब है बड़ी चट्टान। यानी कि जो मैग्मा है वो मैग्मा मूवमेंट के दौरान अपने ऊपर स्थित बड़ी चट्टानों को जब डिस्प्लेस करता है तो इसी क्रिया से फिर पर्वत का निर्माण स्टार्ट होता है। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी से कमेंट में हाँ या ना लिखेंगे, समझ आया नहीं आया। जो मैंने समझाया सेम वही मैं लिखाऊंगा आपको। ओके, ये तो हो गया प्रोसेस कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, राइट। अब ध्यान से सुनना,
मैंने कहा आपसे कि मैग्मा मूव करेगा, जब जब मैग्मा में गति होगी तो मैंने फिर कहा कि प्लेट में भी मूवमेंट होगा। बोलो हाँ या ना। प्लेट में मूवमेंट होगा तो स्थल मंडल पे कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना भाई। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे ये दो टेक्टोनिक प्लेट हैं, राइट। ये वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, पहली और दूसरी दो टेक्टोनिक प्लेट हो गई। अब भाई साहब होता क्या है, मूवमेंट के दौरान एक प्लेट तो इधर की तरफ आती है, एक प्लेट इधर की तरफ आती है, दोनों आपस में टकरा जाती है। और जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो इस कंडीशन में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पर अप्लाई होगा कंप्रेशनल फोर्स। क्या अप्लाई होगा यहां पे, कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा। आगे बात समझ में, क्या अप्लाई होगा यहां पे, कंप्रेशनल फोर्स। यहां पे संपीडनात्मक बल लागू होगा। आप इसको ऐसे यूं दबा रहे हो, और जब आप इसको ऐसे यूं दबाओगे तो संपीडनात्मक बल लागू होने से बिल्कुल ऐसे समझ लो, आपने इसको दबाया तो ये ऐसे यूं मुड़ जाएगी चट्टान। आगे बात समझ में। और जब फोर्स धीरे 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 अप्लाई होता चला जाएगा तो यही चट्टान मुड़कर ऊपर ऐसे यूं उठती चली जाएंगी। और इस प्रक्रिया से जो निर्माण होगा वो निर्माण होगा किस चीज का, तो आपका आंसर होगा निर्माण होगा इस प्रक्रिया से, इस वाले फोर्स से, तो आपका आंसर होगा फोल्डिंग माउंटेन का। निर्माण होगा मोड़दार पर्वत का। एग्जाम्पल हिमालय। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी मोड़दार पर्वत इसलिए मोड़दार कहलाता है क्योंकि उसके अंदर चट्टानें मुड़ी हुई होती हैं। चट्टानें मुड़ने के पीछे कारण होता है कंप्रेशनल फोर्स, और कंप्रेशनल फोर्स लागू होने के पीछे कारण होता है दो प्लेटों का आपस में टकराना। मतलब कितनी अच्छी बात बताइए आपको, है ना। हिमालय, जैसे हिमालय है, मैं आपसे कहता हूं हिमालय माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग माउंटेन। हिमालय पर्वत मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो इससे हमें यह बात साफ समझ में आ रही है कि जब हिमालय मोड़दार पर्वत है तो हिमालय की चट्टानें कैसी हैं, मुड़ी हुई हैं। क्यों, क्योंकि हिमालय के निर्माण के समय कंप्रेशनल या संपीडनात्मक बल लागू हुआ था। और हिमालय का निर्माण जब संपीडनात्मक बलों के कारण हुआ है, इसका मतलब हिमालय का निर्माण दो विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है, और उन दोनों प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। बताओ समझ आया नहीं है। यानी हमें बस एक लाइन में यह याद रखना है कि जब जब प्लेट आपस में टकराती हैं तब तब मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, अब ध्यान से सुनना, ओके। खुशबू शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट लिखा हुआ है, आपने अप्रिशिएट किया हुआ है, आपको दिल से धन्यवाद। आप जैसे स्टूडेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे कुछ बेहतर करने के लिए, मोटिवेट करते हैं आप जैसे स्टूडेंट, ओके। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, खुशी हुई मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, सोच कर देखो आप, और आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और अपने क्लासमेट जो पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करिए आप कि आपने पढ़ा हुआ ये सब कॉन्सेप्ट, तो एक बार ये फर्क देखना कि उनके ज्यादा क्लियर हैं या आपके क्लियर हैं। आप अलीगढ़ से हैं, ओह वाओ, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब ये वाली प्लेट आगे की तरफ चली जाएगी और ये वाली प्लेट यहीं की यहीं बनी रहेगी अपनी जगह पे, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी या दूर हटेंगी। इस सिचुएशन में प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही होंगी। आगे बात समझ में। मैं भी तो क्या नाम है खुशबू, मैं भी तो वहीं क्लास लेता हूं, वहीं तो हमारा ऑफिस बना हुआ है, उसी लाइन में तो ऑफिस है हमारा करियर व्हील का। हाँ जी, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, एक बात बताओ, बिल्कुल ऐसे समझ लो, ये दोनों प्लेट हैं। अब यहां से प्लेट मान ही नहीं रही, रुकी नहीं रही, इससे जाके यूं टकरा रही है। तो जब ये प्लेट ऊपर की तरफ टकराने के लिए जाएगी तो यहां पे गैप भी तो बना के जाएगी ये ना, यहां पे ये गैप भी तो बना के जाएगी। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है प्लेटों का डाइवर्जेंट।
ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? प्लेटों का डाइवर्जेंट कहा जाता है, प्लेटों का अपसरण कहा जाता है। और अपसरण का मतलब होता है दूर हटना। सही है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपसरण का दूर हटना। आगे बात समझ में? ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, डाइवर्जेंट के केस में होता क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे प्लेट यूं दूर हट रहे होते हैं। ओके। अब जब प्लेट दूर हटेंगे तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? आपका आंसर होगा टेंशनल फोर्स। यहां पे तनाव बल लागू होगा। ठीक है? अब आप सोच कर देखो, जब तनाव बल लागू होता है ना, थोड़ा सा समझना है इसको, तो ऐसी स्थिति में यहां पे क्रैक बन जाएगा, और दोनों क्रैक के बीच का जो भाग होगा ना, इस भाग को कहा जाता है की स्टोन या कुंजी शिला। इसको क्या कहा जाता है? की स्टोन कहा जाता है। और जब फोर्स और ज्यादा अप्लाई होगा तो ऐसी स्थिति में ये बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस जाएगा। आगे बात समझ में? और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फिर? स्ट्रक्चर ये यूं बनेगा, ऐसे यूं। तो इसे भी माउंटेन माना जाएगा, इसे भी माउंटेन माना जाएगा, और इसे माना जाएगा रिफ्ट वैली, और ये जो माउंटेन होगा इसे माना जाएगा ब्लॉक माउंटेन। यानी सीधा सीधा आपको दो माउंटेन के टाइप ध्यान में रखने हैं। जहां फोल्डिंग माउंटेन कंप्रेशनल फोर्स के कारण बनते हैं, वहीं ब्लॉक माउंटेन टेंशनल फोर्स के कारण बनते हैं। अब सारा समझा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, लिखाना भी तो है ना आपने। ओके सर, कभी ऑफलाइन ले सकते हैं क्लास? मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, बट एसएससी वाले बैच में लेता हूं। आप डेमो में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज का, है ना? ओके, चलो लिखना शुरू करो फटाफट से। अभी मैंने जो समझा है पहले पूरा लिख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखो फटाफट। ओरोजेनेसिस में लिखो, लिखो। ओरोजेनेसिस इज ओरोजेनेसिस इज एन एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेस, हिंदी में लिखो। पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण एक आंतरिक प्रक्रिया है। पर्वत निर्माण एक आंतरिक प्रक्रिया है। ओके, पर्वत निर्माण एक आंतरिक प्रक्रिया है। ओके, आगे लिखो इसी में। वी कैन से दैट, वी कैन से दैट all structures, ऐसे लिखो, we can say that mountains, mountains formed by the, mountains formed by the internal energy of earth, internal energy of earth। हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि पर्वतों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण होता है। पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण होता है। अब हेडिंग डालो मैकेनिज्म या प्रोसेस, हेडिंग डालो प्रक्रिया क्या है, हेडिंग डालो प्रोसेस, प्रक्रिया लिखो, लिखो इसी में। इन इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, पूरा लिखाऊंगा लाइन टू लाइन, पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। इन इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ पार्ट, अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ पार्ट called lithosphere, called lithosphere। 100 किलोमीटर तक की गहराई का भाग
100 किलोमीटर तक की गहराई का भाग, 100 किलोमीटर तक की गहराई का भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल कहलाता है। अच्छा खुशबू, आपने कितनी फीस दी हुई थी वहां पे और कितने स्टूडेंट हैं? एक बार कमेंट करना, जो इंस्टीट्यूट का आपने नाम लिखा हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 100 किलोमीटर तक की गहराई का भाग स्थल मंडल कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखो, याद करने में आसानी रहेगी। सेकंड पॉइंट में लिखो 100 टू 400 डेप्थ, 100 टू 400 किलोमीटर डेप्थ, 100 से 400 किलोमीटर गहराई का भाग, 100 से 400 किलोमीटर गहराई का भाग क्या कहलाता है? 100 से 400 किलोमीटर गहराई का भाग कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, in which radioactive substance found, in which radioactive substance found। 100 से 400 किलोमीटर, 100 से 400 किलोमीटर तक की गहराई का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। दुर्बलता मंडल कहलाता है। जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। आगे लिखो इसी में थर्ड पॉइंट, व्हेन, इसी में थर्ड पॉइंट में लिखना व्हेन दीज when these substance release energy, when these substance release energy, comma, all substance melted and convert into magma। जब ये पदार्थ ऊर्जा का स्रावण करते हैं, जब ये पदार्थ ऊर्जा का स्रावण करते हैं तो सब कुछ पिघलकर मैग्मा बन जाता है। सब कुछ पिघलकर मैग्मा बन जाता है। आगे लिखना इसी में, दिस मैग्मा हैविंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस मैग्मा में
उच्च तापमान और दाब पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, बोर्ड पे पहले स्क्रीन पे देखो ध्यान से। देखो ये मैग्मा जो ऊपर उठ रहा है ना, मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्शनल करंट। इसे संवहन धारा कहा जाता है। आगे बात समझ में, बहुत ध्यान से देखना। अब ये मैग्मा के मूवमेंट के कारण प्लेट भी मूव कर रही है ना इसके साथ साथ, यही तो मैं बता रहा था इतनी देर से। मैग्मा सेम ऐसे मूव कर रहा है। आगे बात समझ में, ये क्या करेगा, मैग्मा लगातार मूव कर रहा है, इसकी वजह से प्लेट भी मूव कर रही है। और मैग्मा किस तरीके से मूव करने को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। ओके, लिखो जल्दी से। दिस मैग्मा इज मूविंग, यह मैग्मा लगातार गति कर रहा है। दिस मैग्मा इज मूविंग this magma is moving regularly which called convectional current। ये मैग्मा लगातार गति कर रहा है, ये मैग्मा लगातार गति कर रहा है, जिसे संवहनीय धारा कहा जाता है, जिसे संवहनीय धारा कहा जाता है। आगे लिखो इसी में, द मूवमेंट ऑफ मैग्मा, द मूवमेंट ऑफ मैग्मा caused to, the movement of magma caused to the displacement of tectonic plate, displacement of tectonic plate। मैग्मा में होने वाली गति, मैग्मा में होने वाली गति प्लेटों में गति उत्पन्न करती है। मैग्मा में होने वाली गति प्लेटों में गति उत्पन्न करती है, प्लेटों में गति उत्पन्न करती है। एंड इट कॉज्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, इट कॉज्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। इससे पर्वतों का निर्माण होता है। नीचे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, है ना, या फिर कंक्लूजन हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो आप। माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, है ना, मतलब एक सिंगल लाइन में ओवरऑल इसका क्या कंक्लूजन निकला है कि माउंटेन हमेशा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बनेंगे। सीक्वेंस में समझेंगे, एक बार और रिपीट करता हूं मैं। सीक्वेंस ये आएगा इसका निकल कर कि हमारी सरफेस पर कोई भी माउंटेन है तो ये कैसे बना, प्लेट मूवमेंट के कारण, सही है। और प्लेटों में मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, तो आपका आंसर होगा मैग्मा मूवमेंट के कारण। बोलो हां या ना। प्लेटों में मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, मैग्मा मूवमेंट के कारण। मैग्मा में मूवमेंट क्यों हुआ, रेडियो एक्टिव क्या नाम है उसके कारण, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। और टेम्परेचर हाई किसकी वजह से हुआ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। इस चीज को आप उल्टा समझो। अब हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि टेम्परेचर रिलीज करके वहां, मतलब जिनके कारण हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के इंटीरियर पार्ट में टेम्परेचर हाई होता है। और ये हाई टेम्परेचर मैग्मा का निर्माण करता है और इस मैग्मा में मूवमेंट करा देता है। जब जब मैग्मा में मूवमेंट होता है तब तब प्लेट में मूवमेंट होता है और प्लेट मूवमेंट के कारण ही माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। चाहे सीधा समझ लो चाहे उल्टा समझ लो, आगे बात समझ में। इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, पेन चेंज करके लिख लो हाईलाइट करके, माउंटेन फॉर्म्ड बाय द प्लेट मूवमेंट।
पर्वतों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण प्लेटों की गति के कारण होता है। पर्वतों का निर्माण प्लेटों की गति के कारण होता है। कितने टाइप के माउंटेन होते हैं, कैसे क्या है, वो सब अलग हटाओ। अभी मैंने जो समझाया आपको वो पूरा लिखा भी दिया कि कोई भी माउंटेन है तो बनेगा कैसे, राइट? मतलब प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी आई कहां से, फोर्स अप्लाई किसकी वजह से हुआ, प्लेट मूवमेंट की वजह से। अब यहीं से हम टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे कि जब प्लेट टकराएंगी तब क्या होगा, प्लेट जब दूर हटेंगी तब क्या होगा। आगे बात समझ में, वो मैं सीक्वेंस में करा रहा हूं। बट उससे पहले मुझे सारे स्टूडेंट एक बात बताएंगे। सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है, जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा स्टेट यूपी है। और उसके बाद में ये लिखना है कि आपको इस बैच के बारे में कैसे पता चला, स्पेशल वाले बैच के बारे में आपको कैसे पता चला। किसी ने सजेस्ट किया, यूट्यूब से पता चला, पहले से जानते थे, किसी और बैच में पढ़े उससे पता चला, जल्दी बताओ। मैग्मा की कोई ऐसी स्पीड नहीं होती कितने किलोमीटर पर आवर से चलता है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैग्मा का मूवमेंट सिलिका के अमाउंट पे डिपेंड करता है। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिखाएंगे। पहले अपने स्टेट का नाम लिखो सारे स्टूडेंट, और ये बताओ कि आपको इस बैच के बारे में कैसे पता चला। मतलब मुझे ऐसा जानना लगा कि स्पेशल वाले बैच के बारे में किसी ने आपको बताया, पहले से पता था, पोस्टर देख के पता चला, कैसे पता चला। विवेक का कमेंट आ रहा है हरियाणा सर, पहले भी पढ़ा हूं आपसे, ओके। रीना का कमेंट आ रहा है हरियाणा, सजेस्ट किया था किसी ने। अंजलि का कमेंट आ रहा है एप्लीकेशन पर ही देखा, ओके। शिवम का कमेंट आ रहा है यूपी, पहले से जानते थे आजमगढ़, ओके। सूरज, मैं झारखंड से हूं और मेरा ये बैच के बारे में मेरा दोस्त बताया था, ओके। अर्पित भारती ने लिखा हुआ है बिहारी, यूट्यूब से, अच्छा ठीक है। तो यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देखी थी आपने अर्पित? अर्पित भारती। रंजन कुमारी का कमेंट आ रहा है बिहार से, एप्लीकेशन से। जो लाइव हैं जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से। जल्दी 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 कमेंट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। अमित कह रहे हैं पहले से पढ़े हुए थे सर, ओके। आस्था का कमेंट आ रहा है फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। विशाल राव का कमेंट आ रहा है कि इनके भैया सुधांशु ने बताया था, ठीक है, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना। उनका सिलेक्शन हो गया टीचिंग में, अरे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, है ना। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो सजेस्ट किए हुए हैं। जब आपको किसी ने सजेस्ट किया है तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी किसी को सजेस्ट कर सकते हो, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरा पोस्टर लेके घूमना है। जैसे कई बार ऐसा होता है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है लाइब्रेरी वगैरह में, तो मुझे लगता है कि आपको सजेस्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि ठीक है, जब हम अपने एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो आज की दुनिया में, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, जो बातें ज्यादा करना जानते हैं उनका माहौल ठीक ठाक ज्यादा बन जाता है, लेकिन जो टू द पॉइंट बात करने वाला इंसान होता है उसके साथ कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है कि भाई वो पीछे रह जाता है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, करोगे सपोर्ट या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं ना।
अमन हंस अमन हंस का कमेंट आ रहा है, जम्मू ओल्ड स्टूडेंट, वेरी गुड। झारखंड से, यूट्यूब से, ओके। अच्छा, यूट्यूब पे आप लोगों ने कोई क्लास देखी थी क्या पर्टिकुलर? चलिए जी, अब लास्ट में एक टैगलाइन क्या मिली हमें? टैगलाइन ये मिली कि जब जब प्लेट मूव करती हैं तब तब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अब इसी में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखो कन्वर्जेंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखना कन्वर्जेंट, और हिंदी में लिखोगे आप अभिसरण, यानी प्लेटों का टकराना। लिखो जल्दी से, लिखो लिखो फटाफट से लिखो, लिखो जल्दी से। when two plate converge when two plate converge comma compressional force applied, compressional force applied, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो, दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो किसका निर्माण होता है? संपीडनात्मक बल लागू होता है, संपीडनात्मक बल लागू होता है। आगे लिखो, इससे क्या होता है? रॉक्स फोल्डेड, फोल्डेड मुड़ना, रॉक्स फोल्डेड एंड अपलिफ्टेड, रॉक्स फोल्डेड एंड अपलिफ्टेड, चट्टानें मुड़कर ऊपर उठती हैं, चट्टानें मुड़कर ऊपर उठती हैं, चट्टानें मुड़कर ऊपर उठती हैं। सो फोल्डिंग माउंटेन फॉर्म्ड, सो फोल्डिंग माउंटेन फॉर्म्ड, चट्टानें मुड़कर ऊपर उठती हैं और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत का, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। आगे लिखो इसी में, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की एक खासियत है कि जहां प्लेट आपस में टकरा रही होंगी वो रेयरली ही बंद होती है, वो लगातार लगातार टकराती रहती हैं। तो जब लगातार लगातार टकराएंगी तो माउंटेन की हाइट भी लगातार लगातार बढ़ रही होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी फोल्डिंग माउंटेन होते हैं वो नए पर्वत माने जाते क्योंकि उनकी ऊंचाई बढ़ रही होती है। ओके, लिखो इस बात को, ऑल फोल्डिंग माउंटेन्स, all folding mountains are called young mountain, all folding mountain are called young mountain। सभी मोड़दार पर्वतों को, सभी मोड़दार पर्वतों को नया पर्वत माना जाता है, बिकॉज इट्स हाइट increase slowly slowly, because its height increase slowly slowly, क्योंकि इनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही होती है, क्योंकि इनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही होती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे हिमालय, एग्जाम्पल में लिखेंगे हिमालय, अरावली, हिमालय, अरावली, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, हिमालय, अरावली और पूर्वी घाट। ये मैंने फोल्डिंग माउंटेन का लिखवा दिया। अगली क्लास जो होगी कल आपकी, उसमें हम लिखवाएंगे आपको ब्लॉक माउंटेन की डेफिनेशन। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। फिर भी क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8287060043।
आप केवल मैसेज छोड़ेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अरावली भी एक फोल्डिंग माउंटेन है, बंद कर दी। अरावली भी फोल्डिंग माउंटेन है। अब इन माउंटेन के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, अभी केवल हमने टाइप पढ़ा है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।